वेलकम अगेन टू बायोलॉजी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इन आवर प्रीवियस टॉपिक वी ऑलरेडी डिस्कस ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में आपका ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोट्स में कैसे होगा क्लास? आप जानते हैं यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जैसा कि यहाँ लिख रखा है। सपोज मैंने यहाँ एनिमल सेल्स बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जो वेल डेवलप है। अब न्यूक्लियस के बाहर आपने देखा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने रहते हैं। कुछ आपके ऐसे होते हैं जो रफ होते हैं, जिनमें राइबोसोम्स के जो छोटे छोटे आपके पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, RER जिसे आप शॉर्ट में लिखते हो। और यहाँ पे आपके राइबोसोम्स मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ सरफेस होती है, जिसमें राइबोसोम्स के पार्टिकल्स नहीं होते, जैसे SER कहते हो आप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती क्या है क्लास? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम, मतलब प्रोटीन बनाने का काम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? लिपिड सिंथेसिस का काम कर रही थी, लिपिड सिंथेसिस का काम। मतलब ये है, मैं इतना क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, इसलिए बता रही हूँ क्लास कि देखिए जो इसका जो भी न्यूक्लियस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है, और जेनेटिक मटेरियल इसका मतलब न्यूक्लियस वेल मेंटेन है, वेल बाउंडेड है, डबल बाउंडेड लेयर से मतलब मेम्ब्रेन इसकी वेल डेवलप्ड है। तो इसमें जो भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा न्यूक्लियस के अंदर होगा। और प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको बताया था, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन प्रोसेस को कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ही वाला प्रोसेस कौन सा होता है? ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, यानी कि न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद यूकैरियोटिक्स में आपका ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। कहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने पढ़ा था क्लास प्रोकैरियोटिक्स में, तो एक ही एंजाइम वर्क कर रहा था, RNA पॉलीमरेज एंजाइम की। लेकिन यहाँ पे कितने तरीके के एंजाइम वर्क करेंगे? 3 तरीके के एंजाइम्स वर्क करेंगे। RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3। अब ये RNA पॉलीमरेज जितने भी ये अलग अलग जो RNA आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंजाइम हैं, वो अलग अलग फंक्शन करेंगे, अलग अलग चीज़ों को बनाएंगे, जैसे RNA, mRNA, tRNA। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने ब्लैक से मेंशन किया है। बाकी जो बनाएंगे वो भी नाम लिख रखे हैं यहाँ पे 3S RNA है जो फर्स्ट से बनेगा, और यहाँ HNRNA है। HNRNA मतलब होता है हेट्रोजिनस RNA। और एक और RNA बनेगा जिसका नाम यहाँ लिखा है SNRNA, मतलब स्मॉल न्यूक्लिएटेड RNA होगा इसका मतलब। RNA पॉलीमरेज थर्ड से बनेगा tRNA और sRNA। क्लास ये था आपका जो एंजाइम आपके RNA बना रहे थे। अब देखिए क्लास, यहाँ पे हेट्रोजिनस RNA लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए है क्योंकि हेट्रोजिनस मतलब आप जानते हैं हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट RNA की फॉर्मेशन करेगा ये। अब होता क्या है, ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड DNA है। डबल स्ट्रैंडेड DNA में आप जानते हैं कि एक ही स्ट्रैंड DNA का पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए, मतलब RNA की फॉर्मेशन के लिए। अब RNA की फॉर्मेशन में HNRNA में क्या होता है, हेट्रोजिनस RNA में, कि 2 तरीके के सीक्वेंस, अलग अलग तरीके के, मतलब 2 तरीके के सीक्वेंस होते हैं, 5' से 3', 5 प्राइम से 3 प्राइम, सॉरी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनता है RNA का स्ट्रैंड, आप जानते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, 2 तरीके के सीक्वेंस यहाँ पे बन जाएंगे, जिनका नाम है इंट्रॉन और एक्सॉन, ठीक है। ये 2 तरीके के सीक्वेंस बनेंगे अलग अलग, इसीलिए इसका नाम है हेट्रोजिनस RNA। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे का स्टेप है क्लास, अब देखिए इंट्रॉन आ रहा है आपका। इंट्रॉन क्या करते हैं क्लास? ये इंट्रॉन है, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा। देखिए इंट्रॉन जो हैं वो आगे चल के किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रॉन को नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रॉन को नॉन कोडिंग सीक्वेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आगे चल के किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। अब होता क्या, क्यों रखे गए हैं ये, और हम इसे अपने मैच्योर RNA में जब तक मतलब जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्लास, तो क्यों रखे गए हैं ये? तो होगा क्या कि भाई जो हेट्रोजिनस RNA है, जो हेट्रोजिनस RNA अभी मैंने आपको बताया है, इसमें प्रोसेसिंग होती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजमेंट आते हैं, तो जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन मतलब जो पहले हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, उसमें कुछ चेंजमेंट आ रहे हैं RNA में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ चेंजमेंट आ जाते हैं। तो ये देखिए जैसे कि आपने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था, कोई ट्रांसक्रिप्शन में चेंजमेंट मतलब RNA जैसा था वो जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा प्रोकैरियोटिक में, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, कोई चेंजमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आपका इंट्रॉन जो है वो आगे चल के किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले होता क्या है, जो इंट्रॉन होते हैं क्लास, फोल्ड बना लेते हैं। ये फोल्ड आप देख रहे होंगे, इन फोल्ड को आप स्प्लाइसिंग कह देते हो यहाँ पे, ठीक है। जब हम इंट्रॉन को रिमूव करते हैं
तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन आती है उसे हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। जब भी हम रिमूव करते हैं इंट्रॉन को, जैसे ये फोल्ड बन गए, ठीक है, और इन फोल्ड्स के ज़रिए हम इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। इंट्रॉन को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम स्प्लाइसिंग कह रहे हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, आप अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में आप लोग को पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब होता है क्लास रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, स्प्लाइसिंग का मतलब। और इसको करवाने के लिए जो एंजाइम जरूरी है वो है आपका स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम यहाँ पे लिख रखा है क्लास। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, लेकिन ये नीट के क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है। तो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो ये लिख सकते हैं। होता क्या है कि जो बोला जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो वो कौन सा एंजाइम है, स्प्लाइसोसोम एंजाइम है। तो स्प्लाइसोसोम एंजाइम क्या करता है आपका, ये इंट्रॉन को रिमूव कराने के लिए ये एंजाइम है जो मदद करवाता है। अब होता क्या है क्लास, जब ये इंट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, जब ये इंट्रॉन आपके जो है ये इंट्रॉन है क्लास, ठीक है, ये जो इंट्रॉन है जो रिमूव हो जाएंगे तो बचेगा क्या, एक्सॉन बचेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्सॉन है और एक्सॉन में ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा आपका। अब क्या होता है, स्प्लाइसिंग होने के बाद आपके थर्ड स्टेप आता है जिसको आप कहते हो थर्ड स्टेप आता है जिसको आप कहते हो, जिसमें क्या होगा, मिथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखिए मिथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, 3 तरीके के पी लगे हुए हैं। ये इसको क्यों जोड़ा गया है, यहाँ पे क्यों जोड़ा जा रहा है 5 प्राइम पे, इसलिए जोड़ा जा रहा है यहाँ पे 5 प्राइम पे। जो मिथाइलेशन होती है, ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम होगा कि डीएनए जो होता है स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन, क्योंकि आरएनए का जो रेट ऑफ म्यूटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो उसको कम कराने के लिए ये आपका जो मिथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट है उसको ऐड कराया जाता है, ताकि जो म्यूटेशन है उसका रेट कम हो जाए, आरएनए में म्यूटेशन का रेट कम हो जाए। इसलिए आपका ऐड किया गया है मिथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके होने से आरएनए थोड़ा स्टेबल होने लगता है और आपका म्यूटेशन धीमे धीमे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है डिक्रीज द आरएनए म्यूटेशन, रेट ऑफ म्यूटेशन, इसीलिए इसको ऐड करा गया है। थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप है आपका टेलिंग। पहले था आपका स्प्लाइसिंग, फिर दूसरा था कैपिंग, तीसरा था टेलिंग। थर्ड स्टेप है टेलिंग। जो आपका टेलिंग में क्या होता है क्लास, जो 3 प्राइम पे है उसमें आपके जो 3 प्राइम पे है उसमें आपके बहुत सारे जो ए हैं, मतलब 3 एंड में हमें पॉली ए लगभग 200 एडेनिन की टेल को ऐड कर दिया जाता है। अब इसको ऐड करने का क्या ज़रूरत है, इसको ऐड करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है, मतलब जो भी न्यूक्लियस होता है आपका, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रही है भाई, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस इसके बाद होगा। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को करने के लिए न्यूक्लियस से जो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हुई है उसको बाहर निकलना पड़ेगा और उसको आरईआर में आना पड़ेगा। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस करने के लिए न्यूक्लियस को बाहर आना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस को बाहर आने के लिए ये आपका ऐड हो जाता है 3 प्राइम पे, जिसमें आपके ए का लगभग 200 एडेनिन जो आपके हैं वो ऐड होने लगते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है इट कुड बी ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट्स वाई यहाँ पे इसीलिए इसको ऐड किया गया है, ठीक है। दैट्स वाई द पॉली ए इज ऐड इन 3 प्राइम, ये इसीलिए आपके पॉली ए ऐड कर दिए गए हैं 3 प्राइम पे। तो ये था आपका पूरा आपका जो हमने आज पढ़ा यूकैरियोटिक में हमने क्या क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, 3 तरीके के एंजाइम वर्क कर रहे हैं, RNA1, RNA2, RNA3, जो बना रहे हैं आपकी RMT मतलब rRNA, mRNA, tRNA। हेट्रोजिनस RNA में क्या होता है, 2 तरीके के एंजाइम्स होते हैं। जो हेट्रोजिनस RNA है RNA पॉलीमरेज सेकेंड की हेल्प से बन रहा है, और ये क्या करता है, इसमें जो 2 तरीके के सीक्वेंस बनाएगा, इंट्रॉन और एक्सॉन। इंट्रॉन में क्या बनाएगा, नॉन कोडिंग के सीक्वेंस होता है, इसमें कोई प्रोटीन के कोड नहीं होते। तो क्या करते हैं जो इंट्रॉन क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए आते हैं इसमें, और आपके जैसे ही मतलब स्प्लाइसिंग होती है तो इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन बचते हैं। एक्सॉन को जो बचते हैं तो रिमूव कैसे होते हैं इंट्रॉन, एक एंजाइम की हेल्प से, स्प्लाइसोसोम्स की हेल्प से। फिर आप में मेथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है आरएनए की म्यूटेशन के रेट को। और टेलिंग फिर होता है, टेलिंग से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल था वो बाहर आता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे पॉली ए ऐड हो जाता है। तो ये इस प्रोसेस का नाम था टेलिंग, फर्स्ट प्रोसेस का नाम था स्प्लाइसिंग और दूसरे का नाम था कैपिंग। Thank you for watching this video. Do not forget to like, subscribe and comment this video.